नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, साइफर केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई और 6 मीडिया नुमाइंदगान को ये कार्रवाई देखने की इजाज़त दी गई। पीटीआई के वकील जो बाबर आवान हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि अदालत जनरल बाजवा और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू को तलब करे, क्योंकि साइफर केस में जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब किया। मज़ीद क्या क्या बयानात दिए गए, आज की समाअत में क्या क्या जवाबात दाखिल कराए गए इस समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, साबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, और उनका ये रवैया क्या अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करेगा और ये कन्फ्यूजन जो है क्या मज़ीद तकसीम की तरफ लीड करेगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग और जेयूआई के दरमियान सियासी इत्तेहाद के लिए कुछ मामलात डिस्कस हो रहे हैं। ये किस हद तक ये मामला तय पाए हैं, क्योंकि आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। क्या मामला तय पाए हैं या तय पाने जा रहे हैं, क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं उनकी सदर बनने की देरीना ख्वाहिश जो है जिसका वो अक्सर जिक्र करते रहते हैं, देखना यह है कि वो क्या पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो नून लीग के रहनुमा हैं उनमें जो इख्तलाफात मंजर आम पर आ रहे हैं उनकी क्या हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, नेक्स्ट हमारी स्टोरी होगी गज़ा इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये किस तरफ बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। कैसी हैं आप उज़मा? बुखारी साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? वो हमने ना एक कॉमिक वीडियो देखी थी जिसमें पंजाबी फिल्मों के जो डायलॉग हैं वो सुन के, जो न्यूटन था उसने 3 दफ़ा खुदकुशी की थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। खान साहब के बयानात सुन के मेरा भी दिल चाह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं इतना बड़ा कर जाऊँ कि लोग पूछें लोगों से कि क्यों मरा था। हम जब मिलिट्री रिजीम्स के दौर में रहते थे तो एक इस्तिलाह होती थी CMLA, जिसका मतलब था चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन हम जर्नलिस्ट जो हैं वो उसको सरकास्टिकली कहा करते थे कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। ये कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट का जो रवैया है खान साहब का, ये कोई ताज़ा तो नहीं है, लेकिन अब जिस इंतहा को उन्होंने पहुंचा दिया है वो कमाल है। इसलिए कि इससे पहले उन्होंने खुद कहा था ये कि यू टर्न लेने वाले बड़े लीडर्स होते हैं, ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। कोई बाहर का लीडर सुन ले तो मेरा ख्याल है सदमे से मर जाएगा इस इंटरप्रिटेशन के। लेकिन बहरहाल वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, वो समझते हैं ये बहुत यानी अज़मत वाली बात है, ये बहुत कोई काबिल इज़्ज़त बात है, तो उनके तय होगी। एक आम फहम आदमी इसको समझने से कासिर है। हैविंग सेड दिस, जब 9 मई हुआ तो आपको याद होगा कि अदालत के अंदर बैठे हुए खान साहब ने कहा था कि देखें, मैंने तो पहले भी वार्न किया था, अब दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि अगर मुझे हाथ लगाया, अगर मुझे गिरफ्तार किया तो फिर यही होगा। याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो लोग एजेंसियों के थे, हमारे लोगों ने थोड़ी किया, ये तो मेरे लोग ही नहीं है। ये भी याद है। फिर आपको याद है उसने कहा कि मोहसिन नकवी ने कराया है सारा कुछ। ये भी याद है? बिल्कुल याद है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये ताज़ा जो बयान आया है वो ये है कि ये 9 मई का सारा वाक़या तो नवाज शरीफ ने कराया है। क्या वो ये रहे हैं कि मेरी पार्टी के लोग जो थे वो हदायत ले रहे थे नवाज शरीफ साहब से दिफाई तनसीबात पर हमले की, कोर कमांडर हाउस में घुसने की, मियाँ वाली एयरपोर्ट पर जहाज़ों को आग लगाने की कोशिश वगैरह वगैरह वगैरह। वो यार किधर जाएँ, किस बात का एतबार करें? आप मुझे खुद ही बताएं, एक आम फहम आदमी के तौर पे कितना ये कंफ्यूजिंग है। इसके ऊपर जो मरीम नवाज का ट्वीट आया है वो ज़ाहिर है मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और ये बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, ऐसे ऐसे बयानात जारी हो रहे हैं और ख़ुद खान साहब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने तो शक्ल पहली दफ़ा देखी है बुशरा बीबी की निकाह वाले दिन। अब ये कोई आम आदमी सुन के कैसे बर्दाश्त कर सकता है इसको कि जो उनके साबिक शौहर हैं उन्होंने तो अब अदालत में बयान दे दिया ना कि मेरे घर आके बैठते रहते थे, घंटों इनकी मुलाकातें चलती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर जब और ज़्यादा ताल्लुकात बढ़े तो फिर ये इस्लामाबाद मुंतकिल हो गई थी, मेरा फार्म हाउस था उस पे। उनके बयानात में भी, पहले के बयानात में भी और फिर वो जो है वहाँ से रोज़ मिलने के लिए बनी गला जाया करती थी। मगर इस सब कुछ भी छोड़ दें, झूठ बोल रहे होंगे वो। लेकिन ओन चौधरी का जो बयान आया है उसने कहा ये दर्जनों मरतबा निकाह से पहले उनको मिल चुके थे, मैं उसको मिलवाने के लिए लेके जाया करता था और ये मुलाकातें घंटों जारी रहती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि बेहतर होगा कि खान साहब अब अपने मुंह को लगाम दें, वरना मैं जब बोलूँगा तो वो शर्म से ना मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे, ना उनको सर छुपाने की कहीं जगह मिलेगी। तो बुखारी साहब, खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी के साथ किया दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी बिल्कुल, उन्होंने जो कुछ उसके साथ किया वाकई दुनिया में कोई नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं कर सकता कोई ये। हाँ, उन्होंने जो कुछ किया कि मुरीद बनने गए थे,
मुरीद बन के पीर ले उड़े। आप बताइए दुनिया में कहाँ होता है ये? कौन सा पीर करेगा ये? तो ये तो वो ठीक कह रहे हैं, उनके फरमान में कोई शक नहीं है, मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ कि किसी दोस्त के घर में घुस के आप उसकी बीवी ले उड़ेंगे, जाहिर है आम आदमी तो नहीं कर सकता ना, ये आम आदमी के बस की बात है। तो हैविंग सेड दिस, अच्छा बुखारी साहब, ये जिस किस्म के बयानात अभी ये साइफर केस के दौरान भी हम सुन जी अब रहे उस पर ही आ हैं रहा था और मैंने कहा ये थोड़ी सी ज़रा तो थोड़ी, क्या ये बिल्ड करना चाह रहे हैं, या नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, या इस तरह के बयानात पे वो चाह रहे हैं कि मीडिया पे डिस्कस हो और वो ज़्यादा अहमियत हासिल कर सकें? ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी थी 9 मई वाली कि जो साइफर वाली सूरत हाल है वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपको याद हो तो बड़े तम तराक से इस्लामाबाद में रैली, जबकि ये प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें जो साइफर लहरा के उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लेके आया। ये बात ठीक है जी। और नाम लिया था उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका का पैगाम भेजा है यहाँ कि आप इस बंदे को बाज कर लें वरना हम छोड़ेंगे नहीं इनको। और पहली बात तो ये है, उसके बाद ये बयानात दे भी चुका है, पहली बात तो ये है, clarifications दे चुका है। 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा वो इसको डिनाई कर चुका है। पहली बात तो ये है, ज़रा आप खान साहब के दिमागी कैफियत की उड़ान देखें कि एक सुपर पावर आपके मुल्क का तख्ता उलटना चाहती है, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म का, और वो अपने 3rd सेक्रेटरी के लेवल पर आपको ये कन्वे कर रहे हैं कि तकड़े हो जाओ, हम आपका तख्ता उल्ट रहे हैं। ये कहाँ होता है उस्मा, बताइए मुझे। जब सुपर, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने हुकूमतें बदली नहीं है, पूरी तारीख भरी पड़ी है, उन्होंने कम से कम 20 मुल्कों की हुकूमतें पलटी हैं, लेकिन वो इस तरह होती हैं कि आपका 3rd सेक्रेटरी लेवल का बंदा आपके एम्बेसडर को कहे कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दें हम लगे हैं कार्रवाई करने। कहाँ होता है ये? लोगों ने उस वक्त भी इनकी अकल का मातम किया था। चलिए जी, हमने मान लिया खान साहब आप ठीक कह रहे हैं। फिर जब वो फारग हो गए तो उसके बाद उन्होंने कहा वो तो मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैंने तो कभी अमेरिका का नाम ही नहीं लिया, ये तो साजिश मकामी थी। और आपको पता है कि इनका नाम लिया था उन्होंने, हम भी ले लेते हैं। उनका ये साजिश तो की थी फैज़ हमीद ने और जनाब बाजवा ने मिलकर मेरे खिलाफ, याद है आपको? बिल्कुल याद है। और उसके बाद जब अमरीकी सफीर यहाँ पर आए तो उनसे मिले भी, KPK उनसे में एक गवर्नमेंट मुलाकात की। नहीं हुई, बल्कि PTI की पूरी लीडरशिप वेस्टर्न एम्बेसडर्स के घरों पे जाके उनके साथ मीटिंगें करती रही। खुद जो हजरत साहब हैं वो अमेरिकन एम्बेसडर से और अमेरिकन डेलीगेशन से मिले, जी। ठीक है, और ये कहा कि ये सब कुछ गलतफहमी की बुनियाद पे था। मुझे उनका जुमला याद है, उन्होंने कहा नाउ दैट थिंग इज़ बिहाइंड माई बैक, साइफर इशू इज़ बिहाइंड माई बैक। और फिर उन्होंने, यहीं नहीं ख़त्म हुई, फिर उन्होंने पब्लिक रिलेशन फर्म्स जो हैं उनसे मुआहदे किए कि हमारे ताल्लुकात इनसे ठीक कराएं। याद है आपको ये? अच्छा जी, चलिए ये हमने मान लिया। फिर जनाब अब क्या कह रहे हैं वो, जिसके ऊपर ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तो बाजवा को बुलाऊंगा और डोनाल्ड ट्रम्प को भी बुलाऊंगा अदालत में। अच्छा, क्या कानूनी तौर पे बुलाया जा सकता है? देखिए ये तो एक बिल्कुल अलग बहस है ना कि वो आएंगे कि नहीं। कानूनी तौर पर आप अपने मुल्क के किसी भी बंदे को बुला सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आपका मुलाजिम नहीं है, वो अमेरिकन हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है, उनका डिप्लोमेट है। ये इतना आसान हो तो बस सुबह से शाम तक अमेरिका पेशियाँ भुगता रहे, ठीक है ना? यानी खान साहब की आधी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है? आधी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी जवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास सवाए नारों के और दावे करने के सबूत कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने जितने केसेस अपनी अपोजिशन के खिलाफ बनाए अपने दौरे हुकूमत में, उनमें सबूत बुनियाद नहीं था उसकी, बस केसेस बनाने और सबको अंदर करना है, सबको जेलों में डाल दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये स्लोगन आपको याद रहने चाहिए। एक एक करके वो मुकदमात उनके दौर में ख़त्म होने शुरू हुए, जो सिलसिला अभी तक जारी है। आपके सामने है, आहद चीमा को 2.25 साल जेल में रखा और बाद में कहा इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। फवाद हसन फवाद को 2 साल से करीब जेल में रखा, बाद में कहा कोई जो। मुझे आप ये बताइए कोई लौटा के ला सकता है उनके वो 2 साल ज़िंदगी के? एनीवे, हैविंग सेड दिस, खान साहब अकल के नाखून लें, खुदा के वास्ते इंटरनेशनल अरीना में आपका मजाक उड़ रहा होगा। ये जो बैक एंड फोर्थ आप जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इससे इज्जत में इजाफा नहीं तो होता है। खान साहब क्या सोच के ये बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को बुलाएं? यानी अब आप मुझे ये बताना चाह रही है, आप मुझे ये बता रही हैं कि खान साहब सोचते भी हैं? कमाल है, सोचने वाले बंदे के बयानात इस तरह के होंगे, आप मुझे बताइए। अब आ जाइए आप थोड़ा सा उनकी पार्टी के बारे में क्या कुछ हो रहा है। एक तो ये कि उनके वकला की टीम ने पहले भी मरवाया उन्हें, और वो अब भी लोगों का ख्याल ही है कि उनको मरवाएंगी। बाबर अवान साहब हों या बनजोता साहब हों या शेर अफजल मर्रत साहब हों, और जो नए चेयरमैन हैं, और जो नए चेयरमैन हैं अली गौहर साहब, ये हों, हर एक का बयान मुख्तलिफ है, हर एक दूसरे की कंट्राडिक्शन कर रहा है।
मुझे आप ये बताइए तो सही ना कि ये ऊँट फिर किस करवट बैठेगा? तो किसकी बात प्रिवेल करेगी? क्योंकि जो नए चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि टकराव की पॉलिसी हम नहीं करेंगे, लेकिन जो खान साहब हैं वो दूसरी तरफ इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात एक मरतबा फिर से टकराव की पॉलिसी दोहरा तो भी रहे मौजूद हैं। है, पार्टी के अंदर कंट्राडिक्शन है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर कंट्राडिक्शंस हैं। उन्होंने एक जुमला आसानी से कह दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे छोड़ के चले गए। वो खान साहब आपके पल्ले फिर रह क्या गया पीछे? अच्छा, वैसे किन पे शुक्रगुजार ये हैं? किन पे? अपने अलीम खान, जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी, नेम दम, जितने लोग भी दूसरे धड़ों में गए हैं, जो उनकी इलेक्टेबल्स की पूरी लॉट थी, ये उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब जो नहीं नहीं लीडर नहीं होता है- नहीं, जुमला पूरा कर लेने दें मुझे। लेकिन ये लोग छोड़ के जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? जो कहते हैं कि खुदा का शुक्र है फस्तायत से जान छोड़ी। मेरे बयान तो नहीं है ना, ये सारे उन्हीं के बयान है ना। तो एक तरफ ये मंजरनामा है, दूसरी तरफ ये है कि अकबर एस बाबर साहब, जो आपको पता है फाउंडिंग मेंबर थे, आपको पता है फॉरेन फंडिंग के केस उन्हें खान साहब के खिलाफ किया हुआ है एज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पार्टी। वो भी पहुंच गए थे, आपको मालूम है कल दफ्तर में कि जनाब कि कैसा इलेक्शन कराया आपने, जिसमें ना आपने किसी को नोटिस किया, ना आपने किसी को लिस्टें दी वोटर्स की, कौन लोग हैं, किन्होंने वोट दिए हैं, कहाँ वोटिंग हुई है। तो एक तमाशा वो भी लगाए खड़े हैं। वो भी मुझे यूँ लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ये कहेंगे, और उन्होंने दावा भी यही किया है कि ये फ्रॉड इलेक्शन हैं, ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते। अगर यही हुआ और इलेक्शन कमीशन ने ये ओपिनियन फॉर्म कर ली तो बल्ला भी गया, तो इलेक्शन भी गया। चांसेस हैं इसके? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं है चांसेस? आप देखिए ना, फॉरेन फंडिंग के मामले में तो अकबर एस बाबर साहब की सुनी गई थी ना। देखें वो सुनी जानी चाहिए थी, इसलिए कि 8 साल तक Ground लटकाया उसको, चाहे एक वजह थी चाहे दूसरी वजह थी। ना चंदा आ सकता है इसराइल से, ना फंडिंग आ सकती है इंडिया से। ये सारे इश्यूज जो हैं ये राउंड द नेक लटके हुए हैं, और जब भी इनका फैसला होगा तभी लोगों को पता चलेगा कि हकीकत क्या है। एक तो ये होगी बात जनाब। दूसरी तरफ आ जाइए जनाब, जो उनके लीडरशिप है, उनके बयानात आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो और खान साहब दोनों के ऊपर अब फर्द जुर्म आयद होगी 12 दिसंबर को। लिहाजा जो मौका मिला उन्हें आज जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्ट करने का, तो दोनों ने अपना अपना माइंड जो है वो बताया उनको। इमरान खान साहब, बाबर अवान साहब कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि साइफर केस के ट्रायल में साबिक जर्नैल अमरीकी सफ़ीर को तलब किया जाए। इस पर हम बात कर चुके हैं तफसील से। ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि नहीं होगा ये भी अच्छा, देखना तो बुखारी बाकी साहब है। आपको क्या लग रहा है कि जो साइफर केस जिस अंदाज में लड़ने की कोशिश की जा रही है वो कानूनी से ज्यादा आपको सियासी नहीं लग रहा? सियासी अंदाज ज्यादा है, कानूनी मामलात को जो है वो उस तरह से हैंडल नहीं किया जा जब आप एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जलसाए आम में लहराएंगे, उसके मंदरजात से कौम को आगाह करेंगे, अपनी पार्टी का बयानिया बनाएंगे, तो फिर वो सियासत का आगाज़ तो खुद आपने किया है ना। अब तो मामला अदालती है, अब तो हुकूमत ने वो मामला अदालत को दे दिया है कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है, इन्होंने ये राज फाश किए थे, इनको आप ट्राई करें। तो क्या आपको लगता है कि जो खान साहब हैं आज तक का जो रवैया है उनका, जो अडियाला जेल में जितनी समातें हुई या जो भी हमारे सामने उनके बयानात आए, आपको क्या लगता है कि जो खान साहब हैं वो कुछ सियासी बसीरत हासिल करने में कामयाब हुए हैं और कोई एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने का कोई अगर इरादा रख लें या इरादा कर लें तो जो है उनकी जान छूट सकती है? देखिए, खान साहब के बारे में तो खान साहब खुद भी अथॉरिटी से नहीं कह सकते कि मैं कल किसी सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करूँगा। मेरे आपके अंदाज़ा लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि उनकी पार्टी के लोगों को भी ये शिकायत है उनसे कि खान साहब विम्स पर, खान साहब रूहानियत पर, अब मैं आगे नहीं जाना चाहता, आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। जब फैसले इन बुनियादों पर आप करेंगे कि आपने रोशनी नहीं देखनी तो आप बाल्टी ओढ़ लें, आपने पहाड़ों पर नहीं जाना तो आप अपना घर छोड़ दें, तो फिर तो इनका सियासी मुस्तकबिल इस तरह तो तारीख होता जाएगा। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते ये कहने के लिए, लेकिन ये एक दानिशमंदी का इशारा ज़रूर है कि अगर आप विम्सिकल हो जाएंगे, अगर आप मामला जात जो है वो फालों पर छोड़ देंगे, तो ना स्टेट्समैनशिप की जा सकती है, ना मुल्क की मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स हो सकती है। ये उनको अभी तो इदराक बिल्कुल नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अगर इदराक कभी हुआ भी तो इट विल बी टू लेट। लेकिन इससे पहले कि हम इस सेगमेंट से आगे जाएं, 2-3 बातें करना और बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 2008 से 2022 तक 14 साल तक आसिफ जरदारी उनके कायद रहे हैं, जो इस वक्त चेयरमैन है। यानी ये इशारा है अली गौहर साहब की तरफ कि जनाब आप तो पीपल्स पार्टी के थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ से आए थे? वो पीपल्स पार्टी से आए थे। एनीवे,
मगर शाह महमूद कुरैशी साहब, जैसा मैंने कहा कि वो अब अपनी वफा का यकीन दिला रहे हैं, कल भी खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। मैं इस स्टेज पर हूँ जहाँ किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या खान साहब भी उन पे ट्रस्ट। हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत सही सिम्त में आपका सवाल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे वो बाकी ईमानदार लीडरशिप है या वो सपोर्टर हैं खान साहब के, वो सिवाय खान साहब की ज़ात के किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये को चेयरपर्सन होते थे, इसके बावजूद यानी वाइस चेयरमैन, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी पार्टी में। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो सदर होते हैं पार्टी के, उनकी भी बात किसी ने सुनी। पीटीआई की बात जब आप करेंगे तो इट मीन्स ओनली महात्मा खान। बात करे जो करेगी वो महात्मा साहब की खान, होगी। इसके अलावा सब जीरो है। ठीक हो गया, चाहे बयानात में जितना भी तजाद जो हो। मर्जी करते ठीक हो गया बुखारी साहब। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज हुआ और जिसकी सदारत जो है वो जो पार्टी के कायद है नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ, उन्होंने इसकी सदारत की और इजलास में मरकज़ी रहनुमा जो है वो मौजूद थे। एक बड़े लेवल पर एक तंजीम साजी भी की जा रही है, बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन एक और अहम मुलाकात आज हुई नून लीग और JUI के जो अहम क़यादत है मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान। इस मुलाकात का क्या अहवाल है और इसमें क्या क्या मामलात तय पाने जा रहे हैं और क्या इसमें से निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। बुखारी साहब, सीट एडजस्टमेंट को हम एक फोरसी कर रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट पे बात हो सकती है या कोई नया फॉर्मूला कि किस तरह से करके ये बैलेंस किया जाएगा, किस तरह से इस इत्तेहाद को आगे इलेक्शन तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। क्या मामलात आपको नज़र आ रहे हैं इसमें? देखिए, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। पार्टीज सारी जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। पीपल्स पार्टी हो, उसने तो काफ़ी सारी इलेक्शन कैंपेन के जलसे भी कर लिए हैं। और जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो अब उसका जो इलेक्टरल प्रोसेस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो पार्लिमानी बोर्ड है, चाहे वो लोगों के इंटरव्यूज़ हैं कि किसको MPA बनाना है, किसको MNA बनाना है, ये सारी एक्टिविटी चल रही है। इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले हम ज़रा थोड़ी सी इलेक्शन की बात कर लें। देखिए, इलेक्शन के बारे में ये इबाम था, ये शक्को शुबहात जो पैदा किए जा रहे थे कि जी इलेक्शन पता नहीं होंगे 8 फरवरी को, नहीं होंगे। किसी ने कहा इंतज़ामिया यानी अशराफिया नहीं चाहती, किसी ने कहा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, किसी ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों नहीं चाहते। बहुत सारी इल्ज़ाम तराशियाँ होती रही और बिल आखिर एक और बात सामने आई, वो ये कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें तो फंड ही नहीं मिल रहे, अभी तो इलेक्शन कैसे कराएंगे हम। तो ये सारे जितनी भी रुकावटें थी ये अब चूँकि हो गई हैं दूर, फंड जारी हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक्नॉलेज भी कर दिया कि जी हमें मिल गए हैं फंड। लिहाजा इलेक्शन तो अब 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लेट आवर व्यूअर्स नो कि ऑल सेड एंड डन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन 8th of February। ठीक हो गया? इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। दूसरा एक एहतमाल ये था कि पंजाब में, यानी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पंजाब में नून लीग जो है वो यानी PTI के जो नए 2 धड़े बने हैं, चाहे वो IPP पंजाब में है, चाहे वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन KPK में है, उनके साथ मिल के नून लीग इलेक्शन लड़ेगी। तो ये तासुर भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, वो कैसे? मेरे ख्याल से अब ये चूँकि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, तो मुझे यूँ लगता है कि नून लीग को पंजाब में IPP का सामना करना पड़ेगा और KPK में परवेज़ खट्टक की पार्टी का सामना करना पड़ेगा। तो वो जो एक ये तासुर कायम किया गया था कि ये सारे मिल जाएंगे और ये इंतज़ाम फ़ौजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट उसने ये पार्टियाँ बनवाई हैं और ये तो एक मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, आपस में सीटों में बंदरबाट हो जाएगी और ख़त्म। तो ये तासुर भी ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया। तो अब ये तय हो गया कि इलेक्शन होगा, पार्टियां उसको कंटेस्ट भी करेंगी। दूसरी तरफ एक पूरी सरारियत जो है उसका थोड़ा सा जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा है कि किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा। अब ये हमें तो पता नहीं है कि उनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई है या उन्होंने ये एक यानी असूली फैसला किया है। थोड़ा स्ट्रेंज सा बिहेवियर है ना। लेकिन उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी आपके ख्याल में उनको लिफ्ट कोई नहीं करा रहा। और ये भी बात साथ नाज़रीन को बता दूं, मेरा ख्याल था कि इसका दूसरा जुमला है हम इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उस्मा ने उसको ठीक कराया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए, कुछ लोगों ने एक पूरी सरारियत कायम की हुई है जिसमें खाका नवासी साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, खुद ये मिफ्ता इस्माइल थे और कुछ इनके और जो हमदर्द हैं। और असल बात अगर आप ढूंढें तो आपको पता चलेगा किसी की ख्वाहिश है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए दोबारा। मैं इसमें मज़ीद तफसील में जाना नहीं चाहता। ये पूरी सरारियत अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है
क्योंकि पार्टियों की पोजीशन जो है वो वाज़ेह होती जा रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हल्का बंदियों के हवाले से जिसको बुनियाद बना के इलेक्शन डिले किया गया, आपको याद होगा पहले जब दो सूबों में हुकूमतें तोड़ी गई थी, असम्बलियाँ तहलील की गई थी, तब भी यही जवाब था कि जी अब चूँकि हल्का बंदियाँ होनी हैं तो अभी फौरी इलेक्शन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक मरतबा फिर तो हल्का बंदियों का जो मिथ थी वो बिलाखिर टूट गई है। लेकिन एमक्यूएम तो मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ कि उन इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ जो हैं वो शाया कर दी हैं, जारी कर दी हैं। उस पर जो है वो हर तरफ से ही ऑलमोस्ट एतराज़ आ रहा है, ख़ास तौर से सिंध के हवाले से। बलूचिस्तान इसलिए नहीं बोल रहा, उसकी 2 सीटें बढ़ गई हैं, पंजाब की सीटें कम हुई हैं। बहरहाल तो उसके ऊपर जी जो एमक्यूएम है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। उनका एक डेलीगेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला था। उन्होंने शिकायत लगाई है कि जो आपका प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिला हुआ है और उनकी मर्ज़ी के साथ वो सब काम कर रहा है हल्कियाँ बंदियों समेत। चलिए जी, यहाँ तक तो हमें समझ आती थी। फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी वो आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर सूबे का है वो यानी पीपल्स पार्टी की मदद कर रहा है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। अब देखते हैं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। इल्ज़ाम है जी, लेकिन जो मज़ेदार बात है वो ये है कि एमक्यूएम इसमें अकेली नहीं है। जो नून लीग के वहाँ के सदर हैं सिंध के, जनाब बशीर मेमन साहब, जो 2-2.5 साल पहले तक जो है वो FIA के चीफ थे, अगर आपको याद हो उनकी कंट्रोवर्सी जो थी इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने भी कहा है कि जनाब ये फरमाइशों के मुताबिक जो है ये हल्के बंदियाँ की गई हैं और हमें भी इसके ऊपर सख्त एतराज़ है। बुखारी साहब, एमक्यूएम जो है वो हमेशा ही जब भी हल्का बंदियाँ होती हैं तो एतराज़ात तो उनकी तरफ एमक्यूएम की तरफ से लाजमी आते हैं। देखें, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप नई हल्का बंदियाँ करेंगे, नई वोटर्स लिस्ट बनाएंगे, उसके ऊपर लोग एतराज़ात करेंगे और बाकायदा इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जो इन एतराज़ात को फिर कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर फैसले करते हैं। लेकिन एमक्यूएम तो कह रही है ना कि उनके एतराज़ को एड्रेस नहीं किया गया। हाँ, वो इसीलिए तो वो मिले हैं, डेलीगेशन मिला है और उन्होंने अपने कंसर्न जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा दिए, कमिश्नर तक पहुँचा दिए। दूसरी तरफ एक छोटी सी लड़ाई जो है वो नून लीग के बीच भी दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर जो अभी हाल ही में, मैंने छोटी की जान के सरकास्टिकली कहा है, वो लड़ाई है जी दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल साहब के बीच। मगर वो खान साहब ने जो है वो सारा भुरकस निकाल दिया है। उन्होंने कहा जी ये दानियाल अजीज़ इस हल्के से अवैस कासम जो उनके बेटे हैं और एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। इट्स ए सीरियस एलिगेशन। लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं कि टिकट जो है वो उम्र की बुनियाद पर नहीं बल्कि जीत के इम्कानात क्या हैं उसकी बुनियाद पर दिए जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का कहना यह है कि भाई ये पार्टी के अंदर का मामला था, इसको आपने पब्लिक क्यों किया है? अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप जो है वो अंदर पार्टी के बैठ के बात करते हैं तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है। लेकिन दानियाल अजीज़ तो कह रहे हैं कि महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल हैं, क्योंकि ये एक डिबेट है। अभी उन्होंने धमकी भी दी है कि मैं 1 हफ्ते तक जो है वो इसके ऊपर ज़ुबान खोलूँगा और फिर बताऊँगा कि वाक़तन कौन ज़िम्मेदार है। जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वो ये कहते हैं कि टिकट देते वक्त सियासी जमातों को पुलिस सरात और असूलों की भूल भलाइयों से गुजरना पड़ता है, विच इज़ अ फैक्ट। ये पार्टी के टिकट अनाउंस करना छोटा मसला नहीं है। कुछ इससे खुश होंगे, कुछ इससे नाराज़ होंगे। वो नाराज़गी इलेक्शन को किस हद तक इफेक्ट करेगी ये हमेशा मद्देनज़र रखना पड़ता है फैसला करते हुए। ये हो गया जनाब एक सूरत हाल। ये तो हमने बता दिया कि ये MQM और उसके बीच पीपल्स पार्टी के बीच क्या तसाद है और अब नून लीग भी उनके साथ इस हवाले से मिल गई है। लेकिन बुखारी साहब, ये जो दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल वाला मामला है, आपको लगता है कि ये सीरियस हो जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि दानियाल अजीज़ तो कह रहे हैं कि इन्हें वजारत नहीं मिलनी चाहिए और अगर इनमें से किसी एक को वजारत दे दी जाती है या कोई ऐसी सूरत हाल के एक को टिकट मिल जाता है और दूसरे को नहीं मिलता, जैसे कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि उम्र की बुनियाद पर नहीं, वो जीत के इम्कान। देखिए एक फंडामेंटल तो ये सीरियस एक लड़ाई नहीं तक एक फंडामेंटल फ़र्क सूरत हाल में अब ये है कि पहले नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं होते थे, अब वो इस पूरे प्रोसेस को खुद लीड कर रहे हैं, इसलिए जो भी उनका फैसला होगा वो सब मानेंगे। दानियाल अजीज़ सब भी मानेंगे। ये झगड़ा चूँकि अब सरफेस हो गया है, पब्लिक के नॉलेज में आ गया है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब को इसका कुछ ना कुछ डिसीजन तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार वाला जो मामला था, ये तो वो लंदन में जो मामला चल रहे थे, ये नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये मामला तो नवाज शरीफ के मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई हल जो है वो जल्दी सामने आ जाएगा। नवाज शरीफ निकाल लेंगे कोई ना। अब आ जाइए जनाब इस इलेक्शन के हवाले से एक और स्टेक होल्डर जो है वो है जमीयत उलमा इस्लाम। आपने इंट्रो में भी कहा कि मौलाना की मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब से हो रही है और हमने अभी सुना कि मीटिंग के बाद जो बयान जारी किया गया उसमें यह है कि सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से बात हुई है।
जो कि यकीनी तौर पर होनी चुकी KPK में JUI एक बड़ी स्टेक होल्डर है हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे और थे यही कि कर वो रहे थे। seated, adjustment दूसरा मामला जो इस वक्त मीडिया में उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब सदर बनेंगे। ये तो उनकी पुरानी ख्वाहिश है। ख्वाहिश हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन इस हवाले से नवाज शरीफ के ब्याह पर जो बयान जारी किया गया वो ये है कि ये मामला हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, क्योंकि उससे पता चलेगा ना पार्टी पोजीशन किसकी क्या है, कौन क्या डिजर्व करता है। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ ए वेरी सेन डिसीजन ऑल्सो। अब आगे आ जाएं जनाब, परवेज़ खटक साहब को तो हमने नहीं भूलना चाहिए ना भाई, वो एक बड़े सेगमेंट को लीड कर रहे हैं ख़ासतौर से PTI के, और वो जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी थी KPK, तो वो इंपॉर्टेंट आदमी है। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये पता ही नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। फिर वो कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इलेक्शन कमीशन पर मुस्लिम लीग नून की हमायत करने का इल्ज़ाम। जी, तो जो IPP सिंध पे में इल्ज़ाम लगा जो दिया। सिंध में हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से देखा, वही परवेज़ खटक साहब नून लीग के बारे में कह रहे हैं। नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है। वही इस्तेकाम ये पाकिस्तान पार्टी अलीम जो खान है, की है ना? नहीं ये अलीम खान और जहांगीर तरीन की है। ये उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये मेरे ख्याल से परवेज़ खटक साहब ही हैं, वही कह रहे हैं ये। उनकी पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है। अच्छा चलें, ये अगर इस तरफ से भी आया है तो ये इल्ज़ामात जो हैं इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का काम है कि रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये इल्ज़ाम अगर जारी रहेंगे, इसके ऊपर आप सपोर्ट ही यानी इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे तो ये मामले और ज़्यादा गंभीर होंगे। तो हम तवक्का करते हैं कि अगले चंद दिनों में इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत ज़रूर करेगा। अब आ जाइए जनाब आगे, वो हमने पहले कह दिया कि जो फंड्स थे वो जारी कर दिए गए हैं। और तो बुखारी साहब KP में क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि KP में जो नून लीग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, और उसके लिए जो है वो ख़ास तौर पर नून लीग को वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है वो मामला JUI के साथ कुछ ना कुछ तय करने चाहिए भी और करने पड़ेंगे। नहीं, वो इम्पेरेटिव है, वो तो करने पड़ेंगे, इसलिए कि देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि JUI जो है वो KPK में मेन स्टेक होल्डर है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ जो पहले कबायली इलाके कहलाते थे या पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं, उन एरियाज़ में उनको बहुत पजीराई मिल रही है। आपने देखा जो सियासी जलसे किए उन्होंने, या जो उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में जो मुजाहरे किए, बहुत मैसिव मुजाहरे थे वो। एक दूसरी बात ये कि ये नेचुरल एलाइज़ भी हैं इस वक्त के सूरत हाल में, जो सियासी मंजरनामा है उसमें वो सियासी एलाइज़ हैं। और ये भी मत भूलिए कि नून लीग जो है वो सिफर नहीं है KPK में। पहले हज़ारा के सारे इलाके उनके पास थे, सवात में अमीर मुकाम साहब हमेशा हर इलेक्शन जीतते हैं। तो अगर ये मिल के वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। जो बात सोचने की है वो ये कि अगर परवेज़ खटक साहब की पार्टी भी ठीक परफॉर्म कर लेती है, JUI और नून लीग इश्तराक के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट के बाद इलेक्शन लड़ते हैं और कुछ बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, तो असली PTI कहाँ जाएगी? ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक हम वहाँ पर 2-3 हमने देखा कि जी कन्वेंशंस करने की कोशिश की उन्होंने वर्कर्स, ख़ासतौर से जो मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब, एक में हंगामा हो गया, दूसरे में पाबंदी लगी हुई थी, कुछ इस तरह का लेकिन लोगों की अच्छी तादाद जमा करने में कामयाब हो गए। ये तो हमने ना कभी कहा है ना हम ये कहेंगे कि जी PTI को वर्कर की सपोर्ट नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारा ही नहीं, सारी पॉलिटिकल जमातें जो है इकट्ठा कर लें, उन सबका ये कंसर्न है कि खान साहब की जो सपोर्ट है वो इन टर्म ऑफ वोट्स वो किस कदर बड़ी है। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। KP में तो उनको खान होने का बहुत बड़ा एक एज है। लेकिन इलेक्शन अब मेरा ख्याल है खेलने की तैयारी है। ये ओवरऑल जो मंजरनामा हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 8 फरवरी इज़ अ D-Day। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से वी शुड वेट फॉर दैट डे, और वी होप एंड वी प्रे दैट थिंग्स वर्क आउट वेल, और हम पीसफुल तरीके से 8 फरवरी को साफ, शफाफ और इंडिपेंडेंट गैर जानबदाराना इलेक्शन का इनेकाद करा सकें। ठीक है बुखारी साहब। बुखारी साहब 59 रोज़ हो चुके हैं गज़ा पर, जो सारी सूरत हाल है तबाहकुन और परेशान कुन सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं, क्या बिल्डअप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, जी। लेकिन आज हम एक सवाल यहाँ उठा रहे हैं और उसके ऊपर यकीनी तौर पे हम एक मुकम्मल प्रोग्राम भी करेंगे। वो ये है कि हर तरफ से आवाज़ें हमारे कानों में आ रही हैं कि 2 रियासती हल है, 2 रियासती हल है, 2 रियासती हल है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान भी अब 2 रियासती हल की बात कर रही है। लेकिन क्या किसी को इसका मतलब मालूम है? इसका मतलब ये है कि 2 रियासतों का मतलब है कि पहले आप फ़लस्तीन को तो आप तस्लीम कर लेंगे, साथ ही आप इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, विच इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द मुस्लिम उम्मा। वो ठीक है कि बीच में से चंद ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा मामे बन रहे हैं,
इसराइल के, इसलिए वो कुछ ने तस्लीम कर लिया हुआ है, कुछ ने पहले कर लिया था, कुछ और करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी तो बुनियादी तौर पर ये उस स्पिरिट के खिलाफ है जिसका नाम मसला फ़लस्तीन है, जो एक कंसिस्टेंट 70 साल से स्टांस था, ये उसके अंदर है। 1967 में जंग के बाद ये एक रेजोल्यूशन थी यूनाइटेड नेशन की, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि बाकी की रेजोल्यूशन का क्या हाल हुआ है, कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं है, क्या हुआ इसका। एनीवे, ये हम इशू उठा रहे हैं, इसको हम परसू करेंगे और इसको हम आगे लेके चलेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इजराइल की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है, नेतन्याहू ने 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वी विल फाइट टिल एलिमिनेशन ऑफ हमास। एक सेन वॉइस मैंने अब तक सुनी है, वो है फ्रांस के सदर मैक्रोन, जो कतर आए थे मुज़ाकरात के लिए इसी हवाले से। उसने कहा अगर इसराइल ये ख्वाब देख रहा है कि वो जब तक हमास तबाह नहीं हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, उस वक्त तक जंग जारी रखेगा, फिर उसको ये जंग 10 साल तक जारी रखनी पड़ेगी। आई थिंक इट्स ए वेरी क्लियर मैसेज कि ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि आप कभी भी हमास को एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल मैसेज। एक दूसरी बात यह है कि अब तक 16,000 शहादतें हो चुकी हैं गज़ा में। 35,000 के करीब लोग जो हैं वो तकरीबन, यानी चूँकि वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज़ है ही नहीं, फर्स्ट एड है ही नहीं वहाँ कोई भी, तो आप समझें कि वो माजूर हैं लोग जो हो गए। मगर मगरबी दुनिया जो है वो एक तमाशबीन की तरह से तमाशा देख रही है। इस जुर्म की क्या सज़ा है, वो तो ऊपर बैठा है ना, वो कहते हैं ना कि इस वक्त तक इसराइल जो है जिस सफाकियत, जबर व तशद्दुद, जुल्म व इस्तबदाद का मुजाहरा कर रहा है, जिस तरीके से इंतहाई ढिठाई के साथ इंसानी जानों से खेला जा रहा है, इंसानी, आलमी, अखलाकी, मजहबी, समाजी सारी हदें इसराइल पार कर चुका है, और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। किसी के पेट में दर्द नहीं है। अगर यही मामला अगर छोटी सतह के ऊपर भी किसी यूरोपीय मुल्क में होता तो अब तक आप देखते कि दुनिया किस तरीके से रीएक्टिवेट और रीजनरेट हो चुकी होती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नेतन्याहू साहब, याद रखिए, जितनी जानें आप ले रहे हैं, ये आपने और आपकी कौम ने इसकी कीमत अदा करनी है। ये कभी हो नहीं सकता कुदरत का इंसाफ जो है वो अमल में ना आए। एक बात। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये खित्ता पूरा लेट में आ सकता है, लिहाजा जंगबंदी मत करें। तुर्की के सदर ने सबसे अच्छी बात की, उसने कहा नेतन्याहू के ऊपर जो है वो जंगी जुर्म का मुकदमा चलना चाहिए। ईरान ने कहा है कि शाम में पासदारान इनकलाब की जो हलाकतें हुई हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसराइल को। मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सरबराहान ममलकत जो हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, और जो अवाम है वो भी अपना एक रोल प्ले कर रही है। एहतजाज की सूरत में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जंगबंदी की तरफ अभी तक सूरत हाल जो है बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।